तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब तक जो है हमने आपके इस लाइव बैच में, जो अभी आप हमारे लाइव बैच हिंदी मीडियम वाले में पढ़ रहे हैं भाई, इसमें हमने पीछे के सारे पार्ट कवर करा दिए हैं। तो जो भी बच्चे हैं वो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, मॉर्निंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब आगे की जर्नी जो है, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो मैं कहूँगा जो बच्चे भाई लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, वो भी लाइव क्लास में ही आकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि लाइव क्लास के दौरान चीज़ों को आप पूछ पाते हैं। और बाकी तो ऐप, आप सब तो ऐप में ही पढ़ रहे होंगे। अगर किसी को ऐप में कुछ है, वेबसाइट से भी पढ़ सकता है, जो हमारा GCC NIS क्लासेस का है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहला है, ये हम पढ़ रहे हैं बहुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं। बहुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? इसको कोलागेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुणधर्म जो पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम बोलते हैं बहुसंख्य गुणधर्म के नाम से जानते हैं। और ये 4 आपके सिलेबस में पढ़ना है। इन चारों को अभी थोड़ी देर में मैं इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सर आप इतना आसान कर दोगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, और उस कहानी के बाद हम स्टार्ट करते हैं ये सारे पॉइंट। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं, और कहानी में अगले पेज में ले लेता हूं, आई थिंक दैट विल मच बेटर। और ये स्टोरी हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे है ना। और आइए स्टोरी पे कहानी हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए कलर ले लेता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी हम बात कर रहे हैं, गांव है जिसका नाम है बिलियनपुर। एक गांव है, और गांव का जो नाम है वो कैसा है? बिलियनपुर है। गांव का नाम कैसा है? बिलियनपुर। तो आइए जी, हम आपको एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जो बहुत ही प्यारा सा गांव है। और उस गांव में एक बड़े विशेष व्यक्ति रहते हैं, एक बड़े ही एक इज्जत जिनका है, एक बड़ा नाम है, मान है, सम्मान है। और उनका नाम है मिस्टर कोलागेटिव सिंह। इनका क्या नाम है? मिस्टर कोलागेटिव सिंह इनका नाम है। मिस्टर कोलागेटिव सिंह के इसलिए मान है और इसलिए इनके चीजें हैं क्योंकि इनके बहुत संख्य बिजनेस हैं, बहुत सारे इनके बिजनेस हैं, बहुत सारे इनके गुण, टैलेंट भी यहाँ पर है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यह भी लिख देते हैं कि बहुत संख्य इनके पास गुण है, काम है। तो मैं गुणधर्म लिख देता हूं, इनके बहुत सारे गुणधर्म भी हैं। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में दे देता हूं मैं। तो आइए जी, इनकी बात करते हैं। ये बड़े ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, और इन सम्मानीय व्यक्ति के बारे में आगे की जानकारी मैं आपको यहां पर देता हूं, जिसमें इनके कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, 4 बेटे हैं। और इन चारों बेटों का नाम यहां पर मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला बेटा इनका है, उनका जो नाम है वो VIP सिंह नाम है उनका। क्या नाम है? इनका नाम है VIP सिंह। जो दूसरा बेटा इनका है, उनका नाम है BP सिंह। क्या नाम है? दूसरे बेटे का नाम है BP सिंह। और जो इनका तीसरा बेटा है, उनका नाम है FP सिंह। याद रखिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आप ले लो। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है NIS में ना, बच्चों के पास समय ज़्यादा नहीं है और सिलेबस बहुत बड़ा है। और अगर आप इतने बड़े सिलेबस को मात्र इस तरीके से पढ़ाएंगे कि भाई आप ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, तो पेट भरने वाली पढ़ाई नहीं है। बच्चों को कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि कम समय में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें, और उनको कम दिमाग लगाना पड़े। और कम दिमाग लगाने के लिए चीज़ें याद रखने में मदद करता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको याद भी रहता है। और यहाँ पर एक और पुत्र इनके हैं जिनका नाम है ऑस्मोटिक सिंह। क्या नाम है इनका? ऑस्मोटिक सिंह इनका नाम है। यहाँ पर ये 4 पुत्र हैं। इन सब की यहाँ पर शादियां होती है, और इन सब की यहाँ पर पत्नी नहीं, वाइफ भी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी वाइफ कैसे आ जाती है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि वाइफ का मतलब विलेय। जैसे आप पानी ले रहे हैं, तो पानी के अंदर आप कुछ मिला रहे हैं ना, है ना, तो डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक अलग ही लाइफ होती है। शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाती है, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है यहाँ पर। तो इन सब की पत्नियां आ जाती है, इन सब की वाइफ भी आ जाती है यहाँ पे। वाइफ मतलब विलेय, विलेय को हमने यहाँ पर मिला दिया, इन सब की वाइफ आ गई। वाइफ मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ वही विलेय हो गया यहाँ पर। इसको सॉल्यूट कहते हैं या विलेय कहते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि परिवर्तन तो यहीं से आएगा ना, जब हम किसी भी विलायक के अंदर विलेय को मिलाएंगे तभी आएगा यहाँ पे। और इनकी भी वाइफ
मजा आएगा आपको पढ़ने में, देखिएगा आप खुद कहेंगे कि हाँ सर मजा आ गया यहाँ पे। तो देखिए ये 4 के 4 यहाँ पर हैं। अब इन चारों कहानी सुनिएगा, चारों का अलग अलग नेचर है, अपनी अपनी स्टोरी है और इसी हिसाब से ये बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, वीआईपी सिंह की बात करूं, तो ये बड़े नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। कैसे हैं? नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, यानी कि रिलेटिव, रिश्तेदारों, बाकियों में झुक कर रहते हैं, है ना, इनकी आदत है। ये जितने रिलेटिव्स होंगे आपके, जितने परिवार हो गए, रिश्तेदार हो गए, यहाँ पर जितने रिश्तेदार हो गए या समाज के लोग हो गए, इन सब से झुक कर रहते हैं। झुक कर मतलब विनम्रता है, अहंकार नहीं है कि भाई हमारे पास तो ये है, हमारे पिताजी ऐसे, हमारी इतनी जमीनें, हमारा ये, हमारा वो है, जिसका मतलब ये है यहाँ पर। तो वाइफ का मतलब सबसे बड़ा विलन अरे नहीं, ऐसा नहीं है तो ये देखिए रिलेटिव है, मतलब झुक कर रहते हैं, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि विनम्र होकर रहते हैं। और बीपी सिंह का ना बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है, बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मतलब एकदम से कुछ भी बात उनको बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ऐसा कैसे होगा, तो ऐसे करके एकदम करते हैं एकदम से। तो इनके बड़े हाई गुस्से में रहते हैं, इनकी कहानी ऐसी है, ये बड़ा हाई गुस्से में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हाई गुस्से में ये रहते हैं। और एफपी सिंह की बात करें तो एपी सिंह की कहानी थोड़ी सी अलग है, मैं आपको समझाऊंगा एपी सिंह कहानी कैसी है। एपी सिंह जो है ना, देखो ऐसा है कि जब इनकी शादी हुई तो बेचारे और विनम्र हो गए और झुक कर रहते हैं। इनकी शादी हुई तो ये जो है और गुस्से में आ गए, जैसे ही शादी हुई, और इनको तो गुस्सा बर्दाश्त होता नहीं था। शादी के बाद विलेज जैसे हमने मिलाया और गुस्सा आ गया यहाँ पर, यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एफपी सिंह जो है ना, इसको शुरू से लोग फालतू फालतू बोलते थे एफपी सिंह को, तू फालतू है, तू फालतू है। और वाइफ आई वो भी ऐसा ही बोलने लग गई कि मेरे पति को सब फालतू बोलते, तू सच में फालतू है। और इस तरीके से ये बेचारे जो है और डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में चले गए, ये बेचारा और डिप्रेशन में चला गया। एक तो लगा कि वाइफ सपोर्ट करेगी, कोऑपरेट करेगी, मेंटली करेगी, कुछ भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला यहाँ पे। और ऑस्मोटिक तो भाई ये यहाँ इंडिया में रहते ही नहीं है, तो भैया ये विदेश में ही रहते हैं। इनकी कहानी ही अलग है, इनकी स्टोरी अलग है, सब कुछ अलग है, इनकी वाइफ है, सब अलग है, इनका पूरा पूरा हिसाब किताब ही अलग है। इनसे कोई, ये इंडिया वाले लोग हैं, 3 लोग रहते हैं, ये बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई की इंजीनियरिंग कर लिया, बाहर रहता है यहाँ पर। तो चारों के बारे में और डिटेल करके आपको समझाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर जा रही है। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए कि ये जो है हम लेते हैं, ये पानी है ना, ये क्या है, पानी है यहाँ पे। तो नॉर्मली पानी का जो वाष्प दाब अगर हम बात करें, या पानी जो है अगर गैस में बदलेगा, या जो भी चीजें हम यहाँ बात करते हैं, वाष्प दाब की ही बात कर लो। तो वाष्प दाब का सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक आ जाइए। सबसे पहले पढ़ रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोल रहे हैं। तो अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है लोअरिंग, जिसको बोलते हैं कम होना। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन मतलब कम होना। अवनमन मतलब कम होता है, और उन्नयन मतलब ज्यादा होता है। उन्नयन मतलब ज्यादा होता है। फिर से अवनमन आएगा, मतलब ये कम हो गया आपका, समझिए इसको ध्यान से, है ना। यानी कि आपका जो वाष्प का दाब है, जो आपेक्षिक, यानी कि हमने जो रॉल्ट्स लॉ में पढ़ा था, जिसको रिलेटिव कहते हैं, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, है ना, जो हम रिलेटिव बात करते हैं, वो कैसा होता है, कम हो जाता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये है पानी, ध्यान समझिएगा, ये है पानी। अब पानी को मैं देखूं ध्यान से, तो पानी अगर मान लो गर्म होता है या कुछ भी ऐसा होता है, मान लो समझते हैं, तो पानी का जो सबसे ऊपरी परत है ना, वो बनाएगा वाष्प। क्या बनाएगा? वाष्प बनाएगा। और यही वाष्प इस बर्तन के हर एक दीवार को या ऊपर के ढक्कन को टक्कर मारेगा। यानी वाष्प के द्वारा उत्पन्न हुए दाब को हम वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे जी? वाष्प दाब कहेंगे। क्लियर? लेकिन अभी ये शुद्ध पानी है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर चीनी मिला दूं, इसके अंदर नमक मिला दूं, यानी अवाष्पशील विलेय मिला दूं, एक ऐसा विलेय मिलाऊं जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। चीनी क्या वाष्प में परिवर्तित होगा? नमक क्या वाष्प में परिवर्तित होगा? नहीं होगा। तो अगर ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है और उसको हम मिला देते हैं, मतलब ये समझिए कि इनके विलेय, इसमें विलेय मिलाते हैं वाइफ, यानी कि इसकी शादी कर देते हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला परत था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जल के अणु ऊपर वाष्प बन रहे थे, अब ऊपर के परत में कुछ
ऐसे कण आ जाएंगे जो चीनी वाले हो सकते हैं, नमक वाले हो सकते हैं, और जब ये नीचे से निकलना चाहेगा ना ऐसे करके, ए हटो हटो ऊपर जाना, बाष्प बनना है, तो वो चीनी वाला कहेगा ये कहाँ जा रहा है तू, तो तू कौन है, तो पता नहीं ये कौन है, हम यहाँ पर हैं, ऐसे कहाँ जा रहे हो। तो जैसे मान लो कि अब नीचे से जितने भी है 100 कण बाहर निकलता, और 100 कण बाहर निकल के बाष्प बनता, तो बढ़िया सा दबाव बनाता, बाष्प दाब बनाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऊपर की परत में मान लेते हैं 25 कण चीनी का आ गया है, तो 75 कण ही ऊपर निकल पाएगा, क्योंकि 25 तो ऊपर है, तो अपने नीचे वाले को निकलने नहीं देगा, वो डिस्टर्ब क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध द्रव होता है, उसका जो बाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही हम कोई विलेय मिला देते हैं जो अबाष्पशील होता है, मैं बार बार शब्द को बार बार मैं दोहरा रहा हूं, अबाष्पशील, जैसे चीनी नमक वगैरह जो बाष्प में नहीं बदलेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका जो बाष्प दाब है वो कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माइंड एकदम क्लियर है कि ये वीआईपी सिंह है, यानी कि इनका हम ये बोलेंगे वीआईपी, यानी वेपर प्रेशर, वीआईपी कैसे बोलेंगे, वी से वेपर, कुछ कुछ वर्ड तो ध्यान रखिए जिसको वाष्प कहते हैं, और प्रेशर से दाब, यानी कि आपका जो वाष्प दाब है वो कैसा हो जाएगा, झुकना मतलब कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैसा, रिलेटिव वाला कम हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा यहां पर। अच्छा, दूसरे बीपी सिंह की बात करते हैं यहां पर। ये तो समझ में आ गई कम हो जाएगा, फिर इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या ऐसा ग्राफ होगा, क्या कुछ होगा, हम यहां पर एक एक करके यहां पर आपको समझाएंगे। यहां पर अभी घबराना नहीं है, यहाँ पर पूरे क्लास अभी चलेगा। दूसरा आते हैं बीपी सिंह के ऊपर। हेलो बीपी सिंह कैसे हैं? अरे भैया तो बड़े गुस्से वाले आदमी है, शादी के बाद तो और ये इरिटेट हो गया है यहाँ पे। अब समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एग्जांपल देता हूँ। देखो जी, यही एग्जांपल है यहाँ पे। अब ये देखो पानी है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी है, और हम जानते हैं कि अगर पानी को हम उबालते हैं, मैं पानी के उदाहरण ले रहा हूं, पानी की जगह पर अल्कोहल हो सकता है या और भी बहुत सारे द्रव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं जल ले रहा हूं, पानी ले रहा हूं, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जी मैंने एक पानी ले लिया और हमने कहा कि ये जो पानी है इसको उबालते हैं। यार जैसे ही उबालने के लिए गए तो शुद्ध पानी था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गद 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 एकदम उबलने लग गया एकदम से, है ना, जिसको बोलते हैं क्वथनांक जो है वो उबलने लग गया। तो जब वो कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्वथन कहते हैं। और जिस तापमान पे ये घटना घटती है, यानी जिस तापमान पे वो द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा होता है, उस तापमान को, उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। तो अलग अलग द्रवों का अलग अलग क्वथनांक होता है। अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अपना अपना हिसाब किताब है। तो पानी की बात करते हैं, हमने शुद्ध पानी लिया और शुद्ध पानी को यहाँ पर आग देके इसको हमने परिवर्तित करने के लिए सोचा कि इसको हम परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? तो गैस में परिवर्तित करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं इसको। तो उबालने के दौरान हमने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग गया। तो अब तक जब तक ये अकेले थे तब तक तो ठीक था इनका, लेकिन जैसे इनकी वाइफ इनकी जिंदगी में आई, तो तुम जो आए जिंदगी में चांद लग गई, क्या गाना है, और उसमें विलेय, यानी कि जैसे इसमें चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया। अब इसको गर्म करने के लिए गए। जैसे ही गर्म करने के लिए गए तो देखा कि यार 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबल ही नहीं रहा है, अभी भी नहीं उबल रहा है। लेकिन 101 डिग्री सेल्सियस पे या 102 डिग्री सेल्सियस पे या 100 से थोड़ा सा ज्यादा 0.5 0.6 पे अब ये उबलने लगा है। यानी अब ये जो है खदर खदर करके गैस बनने गैस में परिवर्तन होने लग गया है। तो एक बात समझ में आ गई कि यार अगर किसी भी शुद्ध द्रव में, है ना, अगर हम कोई अबाष्पशील, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी शुद्ध द्रव में अगर हम अबाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा विलेय होगा, यानी इनके लाइफ में जितना इनकी वाइफ टॉर्चर करेगी, जितना इंटरफेयर होगा, उतना ज्यादा ये ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। जितना ज्यादा डिस्टर्ब होंगे उतना ही ज्यादा इनको गुस्सा आएगा। आ रही बात समझ में आपको? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे द्वारा मिलाए गए अबाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। यहां भी अगर हम ज्यादा विलेय मिला देंगे तो और कम जाएगा हमारा बाष्प दाब।
जो अच्छा खासा ऊपर 75 बता रहा था, मान लो 50 आके ऊपर टिक जाएगा ऊपर के परत में, तो नीचे वाला तो 50 ही निकल पाएगा। मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ऊपर निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। यहां भी सेम केस है, जितना ज्यादा चीनी और पानी मिलाएंगे उतना ज्यादा तापमान हमें देना पड़ेगा ताकि वो गैस में बदल सके। तो ये इसमें भी हमें दिख रहा है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है विलय की कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए तो इसे बहुत संख्य गुणधर्म कहते हैं, इसी तो इसको कोलागेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। आपको जब सवाल में पूछेगा कि बहुत संख्य गुणधर्म किन चीजों पर निर्भर करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये पदार्थ के यानी कि अबाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और यही होता है बहुत संख्य गुणधर्म। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे यहां पर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो आइए की टर्म देख लेते हैं। बी से बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग मतलब क्वथन, और पी से पॉइंट हो गया यानी क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? मतलब यार कोई कहानी ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको ध्यान रहे, समझ में आए यहां पर। अच्छा आइए एपी सिंक की बात करते हैं। आइए एपी सिंक क्या कहते हैं यहां पे, ठीक है। तो फ्रीजर्स आपने देखा होगा जिसमें फ्रिज करते हैं, उसी से एफ लिखा हुआ, फ्रीजिंग, फ्रीज, फ्रीजर, इसी से है, पॉइंट मतलब होता है। तो जब किसी भी द्रव को हम ठंडा करते हैं, जैसे मान लो शुद्ध द्रव पानी लेते हैं, है ना, तो पानी को जब हम ठंडा करेंगे ना, मतलब बर्फ में उसको बदलेंगे, ठोस में बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है। वो कमाल की बात देखने को मिलती है। जैसे मान लो ये पानी है, अरे तो गला सूख रहा है मेरा, पानी पी लेता हूं। तो ये देखिए ये पानी है, अब ये पानी को हम गए फ्रीजर में डाल दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम देखेंगे ये कैसा बन जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा। तो जब तक ये अकेले था तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई, इनको फालतू फालतू बोलना शुरू कर दिया, तू फालतू है, कमाता नहीं है, बैठा रहता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये वो 12-17, बेचारे डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन मतलब कम हो गए, डिप्रेशन मतलब कम हो गए, कम हो गया, डिप्रेशन मतलब कम हो गया और नीचे चला गया, है ना, कम हो गया या नीचे चला गया और नीचे, जो बोल लो यहां पर। तो अब देखो जैसे इसके अंदर मैं नमक मिला दूंगा, अब उसको जाऊंगा फ्रीजर में देने के लिए कि चलो इसको बर्फ बनाते हैं, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बर्फ में बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले तो अकेला था, तो इसी के सारे कण थे जिसकी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो रहा था, बर्फ में बदल जा रहा था। लेकिन जैसे इसके अंदर हमने अबाष्पशील विलय मिलाया ना, तो हमने देखा कि 0 से भी नीचे चला गया, माइनस में चला गया, मान लो नीचे चला गया, मतलब और नीचे चला गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहां पर। और बाकी ऑस्मोटिक सिंक की है, इनका तो हम परासरण दाब कहते हैं, ये तो भैया अलग ही रहते हैं, है ना, अलग ही संसार में रहते हैं, तो इनका तो संसार ही अलग है, जो हम लास्ट में बात करेंगे इनका। तो ये 3 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। और आइए एक एक करके इन सब का हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कम या ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं, और यहाँ पे ये चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, या में लिखते हैं रॉल्ट के नियमानुसार, नियम के अनुसार बोलते हैं, नियमानुसार ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रॉल्ट्स के नियम के अनुसार यदि हम बात करते हैं, तो रॉल्ट्स का नियम हमने क्या पढ़ा था? तो रॉल्ट्स का नियम हमने पढ़ा था, वो आपेक्षिक वाला पढ़ा था, रिलेटिव वाला पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो, है ना। क्या कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आइसक्रीम देखिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, हमने आपको बताया था पी नॉट, हमने बताया था आपको पी नॉट माइनस पी ए, और नीचे हमने आपको बताया था पी नॉट ए। ये जो पी नॉट ए था वो क्या था, पी नॉट आपका था शुद्ध द्रव का, जो शुद्ध विलायक आप ले रहे हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और जो ए वाला था वो विलयन का था। तो विलयन का कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, विलयन का कम हो जाता है ना। तो कितना कम हुआ है, तो यही इसको माइनस किया गया है और उसी से डिवाइड किया गया है। और हमने कुछ पीछे क्लासेस में पढ़ा था कि जो आपका अबाष्पशील
विलेय होगा उसका जो मोल अंश होगा उसके बराबर होगा। बहुत ही प्यारा सा और फेमस ये फॉर्मूला है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे ये आता रहेगा। तो मैंने बोला पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये एक्स भी हो गया। एक्स भी आपका मोल अंश है। ये क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि चीजें आपकी क्लियर रहे। यहाँ पे ये जो है अपना अवाष्पशील विलेय का मोल अंश क्या है? ये अवाष्पशील विलेय का मोल अंश। ये जो पी नॉट है ना, ये वाला, ये क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और जो पीए है हमारा, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये विलयन का वाष्प दाब है। इसका है विलयन का वाष्प दाब है। कि वैसे भी कम जाएगा ना, देखो वो ज्यादा ही रहेगा शुद्ध वाले का, उसका कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें हमने लिखी। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, और वो फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है आपको बता दूं। मोल अंश का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब एक बर्तन में या किसी भी जगह पे दो हम लोग मटेरियल, दो गैसेस को आपस में लेते हैं, दो चीज़ों को आपस में लेते हैं, और उनके जब हम मोल अंश को निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं मोल अंश का फॉर्मूला? जिसका भी निकालना है ऊपर उसके मोलों की संख्या और नीचे दोनों का जोड़कर। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्स भी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे यहाँ पर एक्स भी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा एक्स बी बराबर, क्या लिखूंगा? एक्स बी बराबर, यहाँ लिखूंगा एन बी, और यहाँ लिखूंगा एन ए प्लस एन। क्या लिखूंगा? एन ए प्लस एन बी लिखूंगा। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ पे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि जो अपना एन बी है वो ए के मुकाबले बहुत ही कम है। क्या बोल रहा हूं मैं? एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, दिमाग में कोई परसेप्शन लेके नहीं चलना है। हमें नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई बात ही मैंने नहीं बताई जो आपको ना समझ में आए। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, इसको कीजिए। और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन होकर पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, आपको ये पता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ट्रिक है, स्टोरी, हर चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से है, तो क्यों ना इसको लाइव क्लास में पढ़ा जाए। मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, टाइम मैनेज करके जो क्लासेस हमारा चलता है, तो भाई जिन बच्चों का कई बार होता है आईफोन वगैरह है या है, तो वेबसाइट से ज्वाइन कर लीजिए, जीसीसी एनआईएस क्लासेस। बाकी तो ऐप जो अपना है उसमें चल ही रहा है हिंदी मीडियम वालों का, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एन बी है और नीचे एन ए और एन बी यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब एन बी जो है वो ए के मुकाबले बहुत ही कम है। कैसा है? बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो अपना एन बी है ना वो बहुत कम है, किसके मुकाबले? एन ए के मुकाबले। और जब हम ये मान के चलते हैं कि किसी की मात्रा किसी के मुकाबले बहुत ही कम है, तो उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। अरे छोड़ो यार, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। उसको लिखना और ना लिखना बराबर है। जैसे कि 1 रुपया और 20 पैसा, 20 पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोटा मोटी लिख दिया 1 रुपया, है ना। या मान लो कि हमने लिखा 1,00,100 रुपया, तो 100 रुपया पर ध्यान नहीं देंगे, चलो यार 1,00,000 रुपया दो मोटा मोटी। तो जो बहुत ही छोटा होता है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर यही जो एक्स बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स बी बराबर ये हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा, और इसको इग्नोर कर देंगे, ये अप्रोक्स टू जीरो हो जाएगा। मान लो अप्रोक्स टू जीरो इसको मान लेते हैं, लगभग जीरो है नहीं, ध्यान दीजिएगा, बट अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं कि बहुत ही छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये नीचे आ गया एन ए, क्या आ गया? एन बी अपॉन एन ए आ गया। और आप जानते हैं कि एन बी यानी किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? सोचो, इधर ध्यान दो, कैसे निकालते हैं? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। मान लो कि हमने बोला ये पदार्थ है, इसके मोलों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान जो हमें दिया जाएगा। मैंने कहा ये देखो 18 ग्राम पानी है, बताओ इसका मोलों की संख्या कितना होगा, तो ऊपर 18 ग्राम कर देंगे। और नीचे हमेशा जो फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले से, जो सूत्र से जो द्रव्यमान निकलता है जोड़ जोड़ कर, वो नीचे लिखा जाता है, जिसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एनबी को, एनबी को लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि जो हमारा अवाष्पशील विलेय है वो WB है, और जो भी हम फॉर्मूला लेंगे इसके लिए, उसका जो मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक द्रव्यमान उसको Mb मान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर हम विलायक की बात करते हैं तो दिया गया द्रव्यमान Wa मान लेते हैं और इसका Ma मान लेते हैं। यहाँ पर
इस तरीके से मान लेते हैं और इसको केवल हम सही तरीके से सही अरेंजमेंट में लिखते हैं। अरे कुछ नहीं, सिंपल वही जो आपने बचपन में भिन्न के बारे में पढ़ा होगा। अब देखो ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, जैसे आप भाग देते हो ना वैसा ही है, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि WB/MB भाग, पढ़ा होगा बचपन में आपने, WA/MA। और आपने पढ़ा था ना कि जब भाग होता है तो उसको गुणा करते हैं तो इधर वाला उल्टा हो जाता है, तो यानी ये कितना आ जाएगा, XB बराबर ये आ जाएगा आपका WB/MB गुणा ये MA ऊपर चला जाएगा और ये देखो WA नीचे आ जाएगा। कितना आसान तरीके से हमने लिखा है। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ मिल गया वो ये मिल गया कि WB/MA और नीचे मिल गया हमें MB/WA। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, या WA/MB लिख दो, अरेंज कर लो यहाँ पे, WA/MB लिख दो यहाँ पर, और ये किसके बराबर हो गया, XB के बराबर हो गया। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये लॉक हो जाए। आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, दोनों ही आपको ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया यहाँ पे। अब आगे आपको समझाते हैं। सर ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन सर इसको कैसे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए? तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए एक बात ध्यान से, यहाँ पर ये XB है और यहाँ भी XB है। इस सूत्र में देखिए ये XB इसके बराबर है, हाँ सर दिख तो रहा है, और ये वाला XB इसके बराबर है। तो मैं कहता हूँ ये दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों भी सगे भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर XB इसका सगा भाई है और XB इसका भी सगा भाई है तो ये आपस में सारे भाई हो गए ना फिर तो। हाँ ये सब के सब भाई हो गए। और इसीलिए यहाँ पर जो एक अरेंजमेंट हमारा मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि P0 माइनस PA। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। मेरे क्लासेस की सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले हम आपको टेंशन फ्री करते हैं, कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और हमारे यहाँ इसलिए बच्चे जो है कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस लाते हैं। और ये हम लाते हैं इस वजह से क्योंकि सबसे पहले आपका डर भगाते हैं। और ये आ गया WA और ये आ गया M। ये देखिए ये एक कंप्लीट सेटअप हमारा बनके तैयार हो गया है। और इस सेटअप को हम सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से डाल देते हैं। ये बन गया ऐसा, ये बन गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को आगे हम आगे से इस्तेमाल करेंगे कि जो भी हमें इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा, तो आगे से ऐसे ही करेंगे। क्लासेस अभी आगे भी कंटिन्यू चलेगी, ध्यान से क्लास में बने रहिएगा। एक एक बिंदु को हम बहुत शानदार तरीके से आपके साथ एक बहुत सही तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपने देखा था कि मैं आपको एक डायग्राम से भी समझा के प्रयास कर देता हूँ कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं, यानी एक बार हम शुद्ध का लेते हैं, एक बार मिला कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, और एक और बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि ये सारे इस तरह से ये शुद्ध अवस्था का ले लेते हैं, हो ना। और इसके अंदर जो है कुछ अशुद्ध भी मिला देंगे हम। इसके अंदर कुछ अशुद्ध, यानी कि इसके अंदर देखो मैं बिलेई भी मिला देता हूँ, कुछ बिलेई यहाँ मिला देता हूँ, मैं कुछ बिलेई मिला देता हूँ यहाँ पे। तो अब एक चीज ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बाष्प बन रहा था, ये जो यहाँ पर जो ये बाष्प बन रहा है, मान लो ये जो बाष्प यहाँ बन रहा है, ये कैसा बाष्प बन रहा है, P0A बन रहा है, यानी ये शुद्ध है। ये कैसा है, शुद्ध विलायक है। बोलो जी कैसा विलायक है, ये शुद्ध विलायक है ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने इसके अंदर क्या मिला दिया है, अब अबाष्पशील विलेय मिला दिया है। तो अबाष्पशील विलेय मिला दिया है, यानी कि अब इसके भी मोल के अंश यहां पर आ जाएंगे, यानी कि ये NB अब मिल चुका है, जिसकी वजह से अब इसका जो अब बाष्प का दाब बनेगा वो उस तरीके से उतना नहीं बन पाएगा। इस तरीके से मान लो PA बन पाएगा केवल। ये बिलियन का बाष्प दाब हो गया, ये बिलियन का हो गया, याद रखिएगा। तो ये पिक्चर के माध्यम से भी हमने आपको समझाया कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें जा रही है, इसका ये पूरा सिस्टम हमने कर दिया यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इधर की साइड की जितनी चीज़ें हैं वो हम अगले क्लास में एक एक फॉर्मूला लेके इसको हम समझाएंगे। सर इस फॉर्मूले में 7 मान दिए जाएंगे क्या? हाँ, मान आपको दिया जाएगा, जो भी चीज़ें रहेगी आपको दिया जाएगा, कुछ हिंट दिया जाएगा। तो अभी तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और मैंने कहा ना कि सभी बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, सभी बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे।
हिंदी मीडियम का मात्र यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इतना डिटेल में और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको ये क्लासेस दी जा रही है। तो इस मौके को, इस सुनहरे मौके को हाथ से ना गंवाएं। लाइव क्लास में ज्वाइन होकर ही पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आज इसलिए मैसेज कर रहा हूँ सारे बच्चों को, जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो देखेंगे उनके लिए एक मैसेज है, ताकि क्लास के दौरान चीज़ें ठीक हो जाए। और जिनको कुछ ना समझ में आ रहा हो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर मैं आपको देता हूँ 9643480201 का। या फिर अब तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि हर जगह पर डिटेलिंग रहता है। दूसरा है क्वथनांक या उन्नयन की बात करते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या हुआ, दूसरे वाले पे आते हैं। अब यहां पे आते हैं, ये बीपी सिंह थे, बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथन था, क्वथनांक था, और बढ़ गया इनका। जैसे ही हमने विलेय मिलाया वैसे ही और बढ़ गया। तो जी और बढ़ गया, इसका मतलब इसका ग्राफ पहले आपको समझाते हैं। ग्राफ इसको समझिए, ग्राफ का इंटरफेस क्या होने वाला है। तो आइए ग्राफ इसको समझाते हैं, मजा आएगा पढ़ने में, बिंदास तरीके से इसको पढ़ेंगे। देखिए ये मान लो ले लेते हैं हम लोग वाष्प दाब का, वीपी यानी वेपर प्रेशर, है ना, वाष्प दाब का ले लेते हैं यहाँ पे। और नीचे हम तापमान का ले लेते हैं, यहाँ पे किसका ले लेते हैं, नीचे मान लो तापमान का ले लेते हैं, के ताप, ये वाष्प दाब। ठीक, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर ध्यान से देखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, क्या है जी, हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है, 1 ATM होता है। पढ़ा है ना आप सभी ने, कितना होता है, 1 ATM होता है यहां पर। तो उस 1 ATM को सबसे पहले हम दिखा देते हैं। ये होता है 1 ATM, जो कि आपका कैसा है, वायुमंडलीय दाब है यहां पे। अब हमने आपको कहा था कि जैसे कि ये वाला शुद्ध जल है ना, विलायक है, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये गैस में बदलेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे बदलेगा। इस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आप मान लिया आपने 0 डिग्री सेल्सियस बदलेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्या कर रहे हैं, कहां दिमाग है आपका। अरे मैं क्वथनांक की बात कर रहा हूं, हिमांक की बात नहीं कर रहा भाई, मैं गर्म कर रहा हूं इसको। अच्छा हाँ सर, इसको गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ खत्म हो जाता है आपका। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये गैस में बदलेगा, और जब इसके अंदर हम विलेय मिला देंगे, इसके अंदर हम मान लो नमक मिला देंगे, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, और बढ़ जाता है। तो इस चीज को हम दिखाने के लिए मान लेते हैं कि 2 पॉइंट आपको दिखाते हैं। कहते तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो ये आपका हीरो है, इसी को पढ़िए। तो देखिए ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, और कुछ इस तरीके से ये विलायक का ले लेते हैं हम लोग। ये हमने विलायक का ले लिया, यहां लिख देते हैं विलायक। ये हमने विलायक का ले लिया यहाँ पे। और इस विलायक का जो तापमान है, ये देखो, ये तापमान मान लेते हैं, यहां पर इसका तापमान है, यहां पर मान लेते हैं कुछ भी तापमान है, यहां पर जो भी हम मान लेते हैं। तो ये जो आपका क्वथनांक है, ये आपका विलायक का क्वथनांक है। ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब आगे एक चीज और हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज और पता चलेगा बच्चों, कि जब हम अब इसके अंदर कोई सॉल्यूट यानी कि कोई विलेय मिला देते हैं, तो इस दौरान हमें यह पता चलता है कि इसका जो तापमान है वो बढ़ चुका है। यानी जो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, मैं एग्जांपल उदाहरण ले रहा हूं, पानी का ऐसे अलग अलग एल्कोहल का 78 होता है, वो भी बढ़ जाएगा कुछ मिला दोगे तो अब ये यहां से होगा। मान लो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये जो मैंने ग्राफ बनाया ब्लू वाला, ये विलियन का है, क्या है, विलियन का है। तो विलियन के लिए यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर ग्राफ के नीचे आएंगे, तो ये वाला हमें मिलेगा, और ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट किसका मिला है, तो ये मिला है विलियन का क्वथनांक। क्या बोलेंगे, विलियन का क्वथनांक। विलियन का क्वथनांक हमें ये मिलेगा यहां पर। तो मैंने स्टोरी में आपको बताया था ना यहां पे कि कैसे यहां पर ये बढ़ जा रहा है, तो वही आप प्रैक्टिकल भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये बढ़ जा रहा है। ग्राफ के अंदर भी यही आपको दिख रहा है। अब क्योंकि मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 102 है, तो इनके बीच में कुछ अंतर तो होगा। हेलो, आपको अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा कि आपके वाष्प दाब में कितनी कमी है।
आपका जो क्वथनांक है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये पूछेगा आपसे सवाल में, ये पूछा जाएगा, अंतर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है उसको हम बोल देते हैं ये मान लो, इसको हम बोल देते हैं कि ये है डेल्टा टीबी। क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? देखिए स्क्रीन पर ध्यान से, क्या है डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी क्या है? क्या ले रहा हूं? टी। डेल्टा क्या बताता है? अंतर को बताता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चाहे आपने फिजिक्स का वीडियो देखिए बेसिक वाला, चाहे केमिस्ट्री का देखिए, सब में मैंने यही बताया है। डेल्टा जो ट्रायंगल टाइप का अंतर होता है। तो यहां मैं नीचे लिख देता हूं जो जो चीजें यहां पर हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि जो अपना यहां पर डेल्टा टीबी है वो क्या है यहां पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये कह सकते हैं क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ है, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुआ, यही सवाल पूछेगा। हो सकता है अलग अलग तरीके आपसे पूछ दे, अलग अलग तरीका वो ले सकता है कि कैसे कैसे लिखेंगे। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपने अभी देखा था कि अगर किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर हम कोई अबाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका जो बाष्प दाब होता है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। यानी यहां पर लोअरिंग था, यहां पर पढ़ा था ना आपने। यानी दोनों ही केस में एक ही चीज है। अगर मैं डेल्टा पी भी यहां बोल दूं, हालांकि उसका मतलब नहीं है, पर डेल्टा पी भी बोल दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो यहां लिखा हुआ है, बाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक नहीं। अगर आपेक्षिक बोलेगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। भाई पी नॉट और माइनस पी ए डेल्टा पी ही तो है, यही तो है, यही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। इसी को डेल्टा पी बोलेंगे। अगर मैं यहां डेल्टा पी लिख देता तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए हो जाता। तो ऊपर वाले को खाली अंतर बोलेंगे, लेकिन अगर हम भाग दे के बोलेंगे तो रिलेटिव हो जाएगा, नहीं आपेक्षिक हो जाएगा। तो इन शब्दों का और इन जो तरीका होता है लिखने का, इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। तो डेल्टा पी हमारा क्या है यहां पे? डेल्टा पी आपका है बाष्प दाब में अवनमन। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बेसिकली है क्या? तो यही है पी नॉट माइनस पी ए। और ये क्या होता है? बाष्प दाब में अवनमन। क्या होता है? बाष्प दाब में अवनमन की यहां पर बात करते हैं। तो हमने दोनों चीजें लिख लिया। सर आगे अब कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। अभी हमने देखा था कि जो डेल्टा पी है, जो यहां पर हम बाष्प दाब में अवनमन देख रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने कितना अबाष्पशील विलय मिलाया है। जितना ज्यादा बाहर से कण उसमें मिलाएंगे, उन कणों की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगी यहां पर, उतना ही यहां पर बाष्प दाब कम हो जाएगा। मतलब पूरा पूरा इसी पे डिपेंड कर रहा है यहां पे। मतलब जो बढ़ोतरी है वो आपको डेल्टा पी का हिसाब किताब दिखाई देगा यहां पे, और डेल्टा बी का भी वही हिसाब किताब है। मतलब सारा का सारा एक्स बी पर ही डिपेंड कर रहा है यहां पे, सबका सब। यानी आप ये कह सकते हैं यहां पे कि जो डेल्टा टीबी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा समानुपाती हो जाएगा। किसका समानुपाती हो जाएगा यहां पर? एक्स बी का। अब जानते हैं ना, एक्स बी का समानुपाती हो जाएगा यहां पे। जितना ज्यादा आप अबाष्पशील विलय के कणों की संख्या बढ़ाएंगे, यानी उसका मोल अंश बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपके विलयन का क्वथनांक बढ़ चुका है। और जितना ज्यादा विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा उतना ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा। अभी 100 डिग्री सेल्सियस था, हमने थोड़ा मिलाया 101 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यानी अभी गैप 1 है। हमने और उसके अंदर चीनी या नमक मिला दिया, अब 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी अब गैप 2 का हो चुका है। तो डेल्टा टीबी किस पे निर्भर कर रहा है? आपके मिलाए गए अबाष्पशील विलय के मोल अंश पर ये पूरी तरह से निर्भर है। और इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एक्स बी कर देंगे, और यहां से आपका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, जिसको आप आगे तक इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आगे वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह भी बताएंगे जो इसमें यूज होगा, बट वेंट ऑफ फैक्टर का बहुत ही कम सवाल आता है। हम अभी तो क्लासेस जारी है ना, अभी तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, डिटेलिंग में बता रहे हैं यहाँ पर। और इसको हम लोग एक स्थिरांक
के नॉर्मल स्थिरांक आपका हो गया और कुछ नहीं, के का मान आपको दे दिया जाएगा। इसका अलग अलग नाम भी होता है, उस नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब आपको दे दिया जाएगा कि किसका क्या है नहीं है। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ रहा है ये सारी बातें? हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है, अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर एक नजर देखिए, एक्स बी बराबर क्या हमने लिखा था? हेलो, एक्स बी बराबर क्या हमने लिखा था? तो एक्स बी बराबर लिखा था डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। इसलिए मैंने यहां पर चारों को एक ही स्क्रीन पर दिखाया, अलग अलग दिखाता तो आपका दिमाग कंफ्यूज होता। तो क्या इस एक्स बी के मान को यहां पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मुझे बताइएगा। अरे नहीं लिख सकते क्या? उठा के डाल दो, यहां पे फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। तो यहां पर डालेंगे तो कैसा मिल जाएगा? यहां पे ये मिल जाएगा, ये कैसा मिल जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर ये हो गया के, और इधर आओ, मजा आएगा आपको। क्या बात है, एक्स बी, हाँ जी कहाँ है? हेलो एक्स बी, आओ इधर आ जाओ, और इसको एक्स बी का मान यहां डालो, डब्ल्यू बी एम ए, और ये नीचे लिख दो डब्ल्यू ए इंटू एम बी। सर इससे क्या फायदा होगा इसको लिखने से, है ना? इससे क्या फायदा होगा लिखने से? बहुत बढ़िया सवाल, क्या फायदा होगा इसके लिखने से? देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी जब सूत्र लिखते हैं तो उसमें फायदे नुकसान नहीं देखा जाता है, और दूसरा ये कि हमें इसको विस्तार में लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि सवाल में कई बार, क्योंकि आप 12वीं कक्षा के हैं तो सीधे सीधे ना देकर बहुत सारी चीजें होती है जो घुमावदार तरीके से दिया जाता है। तो अगर इतनी चालाकी आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए सवालों को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक बात आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, आपके एनबी की बात कर रहे हैं, आपके हम किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यू ए की बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं। देखिए कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि अपना ये वाला फॉर्मूले में ये बेसिकली एनबी था। ये क्या था? एनबी था, यानी कि इस चीज को एनबी के फॉर्म में डाल दो, डब्ल्यू बी और एम बी, ये वाला, ये वाला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इसको हम कैसा बना देंगे? एन बी बना देंगे। तो एन बी लिख देते हैं, तो डेल्टा टी बी बराबर के एन बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। मुझे एक बात बताओ, क्या सर? मुझे ये बताओ कि अगर हम विलायक का द्रव्यमान केजी में लेते हैं और अगर हम विलेय को मोल में लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कुछ सुना सुना लग रहा है। क्या इसको हम लोग मोललता नहीं बोलते हैं? मोललता, छोटा एम पढ़ा था ना मोललता के बारे में। एक मोलरता पढ़ा था और एक मोललता पढ़ा था, जिसमें मोललता क्या कहता था कि विलेय के मोलों की संख्या और नीचे विलायक का द्रव्यमान केजी में पढ़ा था ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम मोललता बोल सकते हैं ना, छोटा एम बोल सकते हैं। हाँ याद आया, इसको बोल सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं याद है वो पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के। आ गया के, है कि नहीं? और उसके बाद ये देखिए, ये एम ए हो गया यहां पे, जो कि आपका रहेगा किसका? आणविक द्रव्यमान, किसका? विलायक का। और ये हो गया छोटा एम। क्या हो गया? छोटा एम, यानी कि यही मोललता हो गया यहां। अब पता है यहां पर क्या होता है? यहां पर यह होता है कि आपका जो एमए है वो तो स्थिर है। मतलब आप कोई भी अणु लेंगे, जैसे H2O लेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो उसका 18 ग्राम होगा, है ना? आप जो भी लेंगे, जिसका भी लेंगे, उसका एक अपना सूत्र होगा। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है? स्थिर है। ये दोनों के दोनों स्थिर है। मैं यहां लिख देता हूं, ये दोनों के दोनों कैसा है? स्थिर है, यानी कि चर अचर है। अचर लिख देता हूं, अचर मतलब नहीं बदलने वाला। ये दोनों के दोनों अचर है, इसीलिए यहां पर इन दोनों को एक साथ लिख के हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा के बी लिख देते हैं इसको, इन दोनों के बदले, और इसको बोलते हैं एम। तो हमारा जो अल्टीमेट फॉर्मूला बन के तैयार होता है, जो लास्ट फॉर्मूला बन के तैयार होता है, वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल फॉर्मूला यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं, और वो तैयार हो रहा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू
KBM, और इतना डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट ये याद रखना है, ये याद रखना है, जिसमें आपको KB दे दिया जाएगा, है ना, एम आपको खुद से निकालना होगा, कुछ कुछ कंटेंट दे देगा, और डेल्टा टीवी निकालने के लिए कहेगा। तो देखो यहां भी हमने आपको पहुंचा दिया कि ऐसे ऐसे चीजें जा रही है। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? देख रहे हो, भयंकर क्लास चल रहा है, मजे मजे में बहुत कुछ सीख लिया हमने। अगर इसी को कोई ऐसे पढ़ाएगा ना एक एक करके, तो दिमाग से उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, अब हम FP सिंह के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है, हिसाब किताब है। आओ यहां पर आते हैं। इसको हम बोलते हैं कि जब हम नॉर्मल पानी है तो गला सूख जाता है, पानी पी लेते अब फिर से मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं जी। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पानी है ना, ये शुद्ध पानी है। कैसा? शुद्ध पानी है। अब इसको फ्रीजर में जाएंगे, जाके इसको जमा देंगे। कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। केल्विन में 273 होता है ना। अब हम सेल्सियस की बात करेंगे जी कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम ला देंगे अपन के इनके वाइफ को, जो हमेशा बोलते हैं एकदम फालतू है, बेकार है, ये वो है, डिप्रेशन में चले गए और कम हो गए। यानी कि जैसे ही मिलाएंगे, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे जमेगा। यानी कि ये चला जाएगा मान लो माइनस में समथिंग और नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? तो ये तो समझ में आ गया कि ये कम होगा, मैंने ये समझा दिया, लेकिन यहां पर क्या हिसाब किताब रहेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जितने सरल तरीके से चीजों को आप समझेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए फिर से हम लोग वाष्प दाब जैसे यहां पर लिया था वैसे ही यहां पर चीजों को लेते हैं और समझते हैं। तो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ताप, यानी कि टेम्परेचर T, केल्विन में लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसा करके। और ये हो गया वाष्प दाब। क्या हो गया? वाष्प दाब, यानी VP लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां पे। तो अब आप जानते हैं कि जो आपका विलायक रहेगा, यानी से शुद्ध पानी हो गया, है ना, उसका जो रहने वाला है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक कहते हैं। पहले मैं यहां बता देता हूं, मैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। वैसे इसको हिमीकरण कहते हैं। हिम मतलब बर्फ होता है, तो फ्रीजिंग मतलब होता है हिमीकरण। ठीक है, तो यही फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, कितना तापमान यहाँ पर इसका जाएगा। तो तापमान हमेशा कम ही रहता है फ्रीजिंग में, आप सभी जानते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल ही रहेगा यहाँ पर। जैसे वो दिखाते हैं ना ऐड में, वो दिखाते हैं, कौन सा वो आता है, नाइस का या किसका आता है वो पाउडर का, जिसमें दिखाते हैं ठंडा ठंडा, नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल कूल बिल्कुल बर्फ बर्फ सा आ गया। बट बस थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर हाँ, वो चीज़ें मिलाई जाती है जिससे ठंडक महसूस हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम एक ले लेते हैं यहाँ पे कि जो अपना सॉल्वेंट है वो ठोस अवस्था में रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो सॉल्वेंट है वो ठोस अवस्था में रहेगा। चलो इसको मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है, ये ठोस अवस्था में रहेगा। इसको लिखते हैं ठोस विलायक। ये है ठोस विलायक। क्या है ये? ठोस विलायक है। तो ठोस विलायक अगर हमें बनाना है ना, ध्यान समझिएगा, तो जो नॉर्मल होगा ना, मतलब कि जो शुद्ध विलायक होगा वो यहां से बनाएगा। कहां से बनाएगा? चलो ब्लू कलर लेता हूं, ये यहां से बनाएगा, ये यहां से बनाएगा। जो शुद्ध विलायक होगा, जो शुद्ध विलायक होगा ना, वो यहां से बना देगा आपका। नॉर्मल यहां से बना देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहां से बना देगा। यानी कि इसका अगर हम नीचे देखेंगे तापमान, तो ये जाएगा, ये वाला पॉइंट जाएगा, ये दिस पॉइंट। ये क्या है? क्या है ये? विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक है ये। व्हाट इज दिस? शुद्ध विलायक का, मैं शुद्ध बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। शुद्ध विलायक का हिमांक है, जिस ताप पर ना ये बदलेगा।
अच्छा, तो शुद्ध विलायक का हिमांक है ये। जी हाँ, ये शुद्ध विलायक का हिमांक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम बिलियन की बात करेंगे तो बिलियन भी बदलेगा, वो भी ठोस में आएगा, लेकिन फिर वो इस तरीके से आएगा। कोई और कलर, कोई ये ले लेता हूं मैं। ये मान लो यहां से आएगा ऐसे, ये जो जाएगा ये जाएगा बिलियन का, मान लो बिलियन का है, तो बिलियन के लिए अब देखो और कम गया यहां पे, ये देखो और कम गया, यानी ये हो गया बिलियन का हिमांक। क्या हो गया ये? बिलियन का हिमांक हो गया। समझ रहे हो? विलियन का हिमांक हो गया ये, जिसको एफपी कहते हैं यहां पे। क्लियर रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ये क्लियरिटी नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगा आपको। समझते चलिए, बढ़ते चलिए। और यहां भी एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग। कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? डेल्टा टी एफ। यहां भी डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? देखिए, बोलो भाई, ये यहां डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्या है यहां पर? डेल्टा टी एफ है यहां पे। एफ मतलब सिंपल सी हम बोलते हैं, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को जिसको बोलते हैं। तो यहां डेल्टा टी एफ क्या है? यहां डेल्टा टी एफ क्या रहने वाला है? तो डेल्टा टी एफ रहने वाला है हिमांक अवनमन। यही है हिमांक अवनमन, यही है हिमांक अवनमन। आइए इसको आगे जो है हम सिस्टमाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहां पर मिलती है, कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक और नया कलर ले लेता हूं, आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा वो। तो उसके लिए मैं कौन सा कलर, नया कलर बना ले, पिंक कलर ये ले लेता हूं मैं। तो डेल्टा टीएफ हम बता रहे हैं आपको, तो वैसे ही जो डेल्टा टीएफ रहने वाला है वो भी क्या होगा? किसके समानुपाती होगा? तो वही एक्सबी के समानुपाती होगा। भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा यहां पर हम अबाष्पशील विलेय को मिलाएंगे ना, उतना ज्यादा उसका तापमान नीचे गिरता जाएगा। और अगेन इसको फॉर्मूला का रूप देने के लिए ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स बी। क्या बन गया? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स भी बन गया। इसको और इलेबोरेट करते हैं और इसको तोड़ते हैं, जैसे यहां पर हमने तोड़ा था, यानी एक्स बी के मान को पुट कर देते हैं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के हो गया। और यहां पर हम लिख देंगे सेम कॉपी चिपका देता हूं मैं यहां पर, यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, और नीचे आपका हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, और फिर नीचे हम लिख देते हैं यहां पर के एन बी, है ना, एम ए, और नीचे में लिख देता हूं डब्ल्यू ए। आप जानते हैं कि एन बी और डब्ल्यू ए क्या रहने वाला है? ये वाला क्या बनेगा अगेन से? ये मोललता बनेगा। सेम टू सेम, जैसे यहां पर बोल रहा हूं यहां पर। और ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया के, ये हो गया एम ए जो कि अचर है, ये दोनों, ये क्या है? अचर है यहां पे। और ये आ गया एम। क्या आ गया? एम आ गया यहां पे। यानी कि आप इसको हम एक नया टर्म देते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इस तरह से दे देते हैं। देखो हमारा बनकर शानदार तरीके से तैयार हो गया। देखो हमारा बन गया। डेल्टा के एफ भी आपको देगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्रिस्टोलिक अलग अलग होता है, आपको मिल जाएगा, उतना परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि कैसे कैसे चीजें जा रही है यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचे, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग जाएगा यहाँ पे। अभी ये है, अभी इसके बारे में हम डिटेलिंग में जानेंगे, यहाँ पे समझेंगे। लेकिन यहां तक हमने 3 के बारे में डिटेल में जाना। अभी परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, वो चीजें भी आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे। आ रहा है इतना समझ में? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी था जो मैं आपको यहां तक बता रहा हूं। देखिए अब इस पर बहुत सारे सवाल हमें करने पड़ेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। जो भी सवाल हमें करना होगा इस पर सवाल करेंगे, क्या जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, सबका सवाल यहाँ पर करेंगे, ये जाएगा। तो ये चीज़ें समझिए। और मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा, और मैं आपको कहूँगा कि इतना अच्छे से कंप्लीट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस जो है उसको आप सॉल्व कीजिए, है ना। और उसके बाद अगली क्लास में देखिए मज़ा आ जाएगा, क्योंकि
हम भी आपके साथ कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में आपको प्रासरण दाब के बारे में भी बताएंगे। और इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, एक आध क्लास और लेने के बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बच्चों ने क्या कंप्लीट कमेंट किया यहाँ पे, सर इसे एक बार बताएं। सर अभी हाँ, पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इसे क्या एक बार बताऊं मैं, यहाँ पर एक बार समराइज कर देता हूं मैं कि ये होता है कोलागेटिव सिंक, बहुत संख्य गुणधर्म है और ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें के 4 बेटे होंगे, वीआईपी सिंक, बीपी सिंक, एफपी सिंक और आपके ऑस्मोटिक सिंक। इस तरह से होगी आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये आपका हो गया वीआईपी सिंक, यानी कि आपका जो वेपर प्रेशर है, दाब है, वो कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि विनम्र हैं, रिश्तेदारों से झुक के रहते हैं। और ये बीपी सिंह है यहाँ पे, और ये एपी सिंह है यहाँ पे। तो ये सब के सब बता रहे हैं ना कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे, ये देख रहे हो यहाँ पर, चलो छोड़ो इसको, यहाँ आ जाओ, छोड़ो यार इसे, छोड़ो, यही रखते हैं। तो आप खुद ही देख लेना इसको, बाकी जो कुछ चीजें हैं उसको करना है ना। हाँ, सारा से अपलोड भी जाएगा, सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। और मैं हमेशा आपके एनआईएस की बुक के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, ताकि आप सही तरीके से जो है पढ़ाई कर पाएँ। और ये पीडीएफ भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आज की सेशन को मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। और जो बच्चे भी अभी ऐसे हैं जो लाइव क्लास में रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेलिंग जो है अपना, तो हर जगह पर हम देखो हर किसी बच्चे को जो है, अब क्या नहीं दिया हमने, लिंक देखो डिस्क्रिप्शन तक दे देते हैं, हर यूट्यूब वीडियो के नीचे दे देते हैं, है ना। या आप तो अगर ऐप के अंदर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो, है ना, कोई समझने वाली बात नहीं है। तो मतलब ये है कि कम समय में हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए टाइम खराब नहीं करना है, हमें ऐसा रिसोर्स लेना जो वाकई में हमारी मदद कर सके। और आप सबों का बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे अभी भी किंतु परंतु कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। और जिन बच्चों ने देखो 1000-2000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप सबों ने एक डिसीजन लिया है कि हमें सर के लाइव क्लास में पढ़ना है, और देखिएगा इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं या वो इधर उधर कर रहे हैं, तो वो उनको एहसास तब आता है जब समय निकल जाता है और फिर उनके पास लगता है कि हमने सही वक्त पर अगर सही चीज़ों को फॉलो किया होता तो अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि जो हमसे पढ़ रहा है खाली वो 80-90% लाएगा, लेकिन खुद से भी पढ़ना है तो कम से कम ढंग से तो पढ़ो, समय का सदुपयोग तो करो। हिंदी मीडियम वाले तरसते ही रहते हैं। तो खैर नहीं भाई, बहुत सारी बातें हैं जो बातें खत्म नहीं होंगी, इसी के साथ मैं इसको ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे।